शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती। रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचने वाला एक आम व्यापारी मुगलों का सबसे बड़ा काल बन गया। मिलिए इतिहास के सबसे बड़े अंडरडॉग से, सम्राट हेमू विक्रमादित्य। बिना किसी शाही खून के इस शेर ने लगातार 22 खूंखार युद्ध लड़े और हार 0। उसने दिल्ली का तख्त उखाड़ फेंका और खुद को आखिरी हिंदू सम्राट घोषित कर दिया। अकबर की सेना खौफ से कांप रही थी। पानीपत के मैदान में हेमू की जीत 100% पक्की थी। मुगलों का अंत बस कुछ सेकंड दूर था कि तभी हवा को चीरता हुआ एक अंधा तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा घुसा। जो इंसान 22 युद्धों में अजेय रहा, वो किस्मत के एक खेल से हार गया। उस एक तीर ने 100 करोड़ लोगों का भविष्य बदल दिया। सोचिए, अगर वो तीर ना लगता तो आज भारत का इतिहास क्या होता। अध्याय 1, रेवाड़ी का बाजार और एक अचूक दिमाग। यह कोई शांति का दौर नहीं था। यह एक ऐसा खौफनाक समय था जहां सत्ता का फैसला किसी अदालत में नहीं बल्कि तलवार की धार और खून की नदियों से होता था। हवा में हमेशा बारूद की गंध तैरती रहती थी। हर रोज एक नया सुल्तान बनता और अगले ही दिन उसका कटा हुआ सिर किले के दरवाजे पर लटकता हुआ मिलता। इसी मारकाट और कत्लेआम के बीच हरियाणा के रेवाड़ी शहर की धूल भरी गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था। इसका नाम था हेमचंद्र भार्गव, जिसे बाजार के लोग प्यार से हेमू कहते थे। ये लड़का कोई क्षत्रिय या शाही परिवार का शहजादा नहीं था। इसके बचपन में ना तो किसी गुरु ने इसे तलवारबाजी सिखाई और ना ही इसके पास घुड़सवारी के लिए कोई अरबी घोड़ा था। ये लड़का तो बचपन से ही रेवाड़ी की संकरी गलियों में सिर्फ एक ही काम करता था, तराजू पर नमक और शोरा तौलना। शोरा यानी सॉल्ट पीटर। यह वो खतरनाक और सफेद रासायनिक पाउडर था जिससे तोपों और बंदूकों का बारूद तैयार किया जाता था। अगर आप उस वक्त इस दुबले पतले साधारण से दिखने वाले लड़के को देखते तो शायद आप भी हंस पड़ते, लेकिन शारीरिक ताकत से परे हेमू के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी मुगल या अफगान के पास नहीं था। उनका दिमाग चाणक्य से भी तेज, एक चलता फिरता रणनीतिक ग्रंथ। गलियों में एक एक पैसे का भाव तोल करते हुए हेमू ने इंसानी फितरत और रसद और आपूर्ति की वो रग पकड़ ली थी जो बड़े बड़े सेनापतियों को समझ नहीं आती थी। हेमू अच्छी तरह जानते थे कि दुनिया की कोई भी सेना सिर्फ तलवारों या खोखले जज्बातों से नहीं जीतती। सेना तब जीतती है जब उसके सैनिकों को सही समय पर अन्न मिले, उनके घोड़ों को चारा मिले और उनकी तोपों को बारूद मिले। हेमू ने बाजार में रहते हुए हथियारों और बारूद की आपूर्ति का वो खतरनाक चक्रव्यूह रचा जिसने उन्हें उस दौर का सबसे ताकतवर व्यापारी बना दिया। अध्याय 2, अफगान दरबार का खूनी खेल और जासूसी का जाल। लेकिन बाजार की धूल फांकने वाला एक मामूली व्यापारी सुल्तानों के खूनी दरबार तक कैसे पहुंचा? इसका जवाब छुपा था एक सुल्तान के खौफ में। शेर शाह सूरी की मौत के बाद दिल्ली का नया सुल्तान बना उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी, एक बेहद क्रूर लेकिन शक्की मिजाज का इंसान जिसे अपने ही साए से डर लगता था। उसे हमेशा खौफ सताता था कि उसके दरबार के घमंडी अफगान सरदार उसे कभी भी झर दे देंगे या सोते हुए उसकी गर्दन काट देंगे। इस शक्की सुल्तान को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो वफादार हो, जिसका दिमाग लोमड़ी से भी तेज हो और सबसे बड़ी बात, जिसका कोई राजनैतिक रसूख ना हो ताकि वो गद्दी छीनने की कभी सोच भी ना सके। उसकी ये तलाश रेवाड़ी के बाजार में हेमू पर आकर खत्म हुई। सूर्य दरबार में हेमू का प्रवेश महज सेना के लिए अनाज और बारूद जुटाने वाले एक रसद अधिकारी के तौर पर हुआ। 6 फुट लंबे चौड़े और घमंडी अफगान सरदार एक दुबले पतले हिंदू बनिए का रोज मजाक उड़ाते थे। वो उसे अपने बराबर खड़ा भी नहीं होने देते थे। लेकिन जो इंसान बाजार के मगरमच्छों के बीच रहकर बड़ा हुआ हो, उसके लिए शाही महल की यह राजनीति बच्चों का खेल थी। हेमू ने उन सरदारों को तलवार से नहीं, अपनी बुद्ध से काटा। हेमू ने सुल्तान इस्लाम शाह का दिल अपनी आंधी जैसी कार्यकुशलता से जीत लिया। सुल्तान ने हेमू को दरोगा ए डाक चौकी बना दिया। सुनने में यह पद शायद छोटा लगे, लेकिन असल में इसका मतलब था पूरे अफगान साम्राज्य के गुप्तचर विभाग का प्रधान। सोचकर देखिए, एक नमक बेचने वाला इंसान अब पूरे साम्राज्य की आंख और कान बन चुका था। हेमू ने पूरे राज्य में अपना एक ऐसा अदृश्य जासूसी नेटवर्क बिछा दिया कि अफगान सरदारों के हर राज, उनकी हर साजिश की भनक
सीधे हेमू तक पहुंचती थी। हेमू ने बहुत ही शातिर तरीके से उन घमंडी अफगान सरदारों को आपस में ही उलझा दिया। जो सरदार कल तक एक हिंदू बनिए का मजाक उड़ाते थे, अब वो हेमू का नाम सुनकर पसीने से तरबतर हो जाते थे। सत्ता की असली चाबी अब हेमू की मुट्ठी में थी। अध्याय 3 आदिल शाह का खौफ और 22 युद्धों का तूफान। 1553 में जब इस्लाम शाह की मौत हुई तो सूर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुगल बादशाह हुमायूं वापस भारत आ गया और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इधर सूर्य साम्राज्य का नया राजा बना आदिल शाह, एक शराबी, अय्याश और डरपोक शासक। जब आदिल शाह ने देखा कि मुगल लौट आए हैं और अफगान सरदार बागी हो गए हैं तो उसकी रूह कांप गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा खजाना, अपनी विशाल सेना और साम्राज्य की मुहर हेमू के हाथों में सौंप दी। एक कट्टर अफगान दरबार में एक हिंदू व्यापारी अब प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति बन चुका था। हेमू के सामने चुनौती जानलेवा थी। एक तरफ भारत में फिर से जड़ें जमा रहे मुगल थे और दूसरी तरफ बागी सरदार। लेकिन हेमू ने कोई खोखला भाषण नहीं दिया। उन्होंने कागज कलम छोड़े, अपने शरीर पर भारी लोहे का कवच पहना और ढाल तलवार उठाकर वो किया जो इतिहास में असंभव माना जाता है। उन्होंने एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थके, लगातार 22 भयंकर युद्ध लड़े। पंजाब की बर्फीली घाटियों से लेकर बंगाल के खतरनाक दलदलों तक। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इन 22 के 22 युद्धों में हेमू ने अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। हार का आंकड़ा था 0। लेकिन इन 22 जीतों का असली राज सिर्फ उनकी तलवार नहीं थी। राज था हेमू का अचूक रणकौशल और मानसिक युद्ध। मुगलों और अफगानों को अपने तेज दौड़ने वाले अरबी घोड़ों पर बहुत गुरूर था। इस गुरूर को तोड़ने के लिए हेमू ने युद्ध के मैदान में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उतारा जिसे देखकर दुश्मनों की रूह सूख जाती थी। 1500 बख्तरबंद लड़ाकू हाथी, ये उस दौर के चलते फिरते विनाशकारी यमदूत थे। इन विशालकाय हाथियों के पूरे शरीर पर मोटे लोहे की चादरें छड़ी होती थी। इनकी सूंड में भारी तलवारें और जहरीले खंजर बंधे होते थे। युद्ध से ठीक पहले इन हाथियों को मदिरा पिलाई जाती थी ताकि ये मैदान में पूरी तरह बेकाबू और खूंखार हो जाएं। हेमू खुद हवाई नाम के एक दानवकार हाथी पर सवार होते थे। जब हेमू के ये 1500 हाथी एक साथ चिंघाड़ते हुए दुश्मन की तरफ दौड़ते थे तो घोड़ों की फितरत होती है कि वो हाथियों से डरते हैं। दुश्मन सेना के घोड़े डर के मारे अपने ही सैनिकों को रौंदते हुए पीछे भागने लगते थे। अध्याय 4 मुगलों में दहशत और बैरम खान की क्रूरता। जनवरी 1556 इतिहास ने अचानक एक बहुत बड़ा पासा फेंका। दिल्ली के पुराने किले में मुगल बादशाह हुमायूं अजान की आवाज सुनकर अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था। उसका पैर फिसला, वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और मारा गया। उस समय उसका बेटा अकबर सिर्फ 13 साल का एक बच्चा था। हेमू के गुप्तचर हवा से भी तेज थे। दिल्ली की गद्दी खाली थी। हेमू ने पलक झपकते ही समझ लिया कि यह मुगलों को भारत से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे सुनहरा मौका है। वो एक भयंकर आंधी की तरह सीधे आगरा की तरफ मुड़े। आगरा का मुगल सेनापति इस्कंदर खान उज्बेक हेमू के खौफनाक हाथियों का नजारा देखकर इतना डर गया कि उसने बिना एक भी तीर चलाए मैदान छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। आगरा जीतने के बाद बारी थी हिंदुस्तान के दिल्ली की। दिल्ली को बचाने के लिए मुगल सूबेदार तारदी बेग खान ने तुगलकाबाद के मैदान में अपनी सेना उतार दी। मुगल सेना ने शुरुआत में जोरदार हमला किया, लेकिन युद्ध के महानायक हेमू एक शातिर शिकारी की तरह शांत खड़े सब देख रहे थे। जैसे ही मुगलों की पंक्ति टूटी और उनका ध्यान भटका, हेमू ने अपने घात लगाए बैठे 300 सबसे खूंखार हाथियों को सीधे मुगलों के सीने पर उतार दिया। कत्लेआम मच गया। हाथी मुगल घुड़सवारों को हवा में उछाल उछाल कर मार रहे थे। तारदी बेग खान मैदान छोड़कर भाग निकला। दिल्ली फतेह हो गई। लगभग 350 सालों के लंबे इस्लामिक शासन को चीरते हुए पहली बार दिल्ली के तख्त पर कोई हिंदू सम्राट बैठा था। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ हेमू ने अपना राज्याभिषेक करवाया और उपाधि धारण की सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। जब तारदी बेग भागता हुआ पंजाब में 13 साल के अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान के पास पहुंचा तो मुगल खेमे में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े मुगल सेनापतियों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमें तुरंत काबुल वापस भाग जाना चाहिए। हेमू इंसान नहीं, शैतान है।
हम उसे नहीं रोक सकते। मुगलों का भारत का सपना टूटने ही वाला था, लेकिन अकबर का संरक्षक बैरम खान एक बेहद क्रूर और जिद्दी इंसान था। उसने काबुल भागने से साफ इनकार कर दिया। अपनी ही सेना में फैले खौफ को रोकने के लिए बैरम खान ने भागकर आए मुगल सूबेदार तारदी बे खान को सबके सामने घुटनों पर बिठाया और अपनी भारी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बैरम खान ने मुगल जनरलों को ललकारा, हम लड़ेंगे, या तो दिल्ली का तख्त मिलेगा या जो पीछे हटा उसका सिर मैं खुद काटूंगा। मौत के साए में डरी सहमी मुगल सेना पानीपत के मैदान की तरफ बढ़ने लगी। अध्याय 5 पानीपत का चक्रव्यूह और अजय का पतन। 5 नवंबर 1556 पानीपत का खूनी मैदान। सुबह का वक्त था। मैदान कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। एक तरफ खड़ी थी अजेय सम्राट हेमू विक्रमादित्य की विशालकाय सेना और आगे काले पहाड़ों की तरह खड़े लोहे से ढके सैकड़ों मौत के हाथी। दूसरी तरफ थी डरी हुई मुगल सेना। अकबर और बैरम खान को पता था कि हेमू को हराना नामुमकिन है, इसीलिए वो खुद युद्ध के मैदान से 8 मील दूर एक सुरक्षित जगह पर तेज घोड़े तैयार करके खड़े थे, ताकि जैसे ही मुगल हारे वो बिना एक पल गंवाए सीधे काबुल भाग सकें। नगाड़े बजे, तोपें गरजी, मौत का तांडव शुरू हुआ। हेमू अपने सबसे खतरनाक हाथी हवाई पर सवार होकर सीधा मुगलों पर टूट पड़े। उन्होंने मुगलों के दाएं और बाएं दोनों किनारों को इतनी भयानक मार मारी कि मुगल सेना के परखच्चे उड़ गए। हेमू के हाथी मुगल सैनिकों को पैरों तले रौंद रहे थे। पूरे मैदान में मुगलों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। मुगल सेनापति अली कुल्ली खान के पसीने छूट गए। जीत सम्राट हेमू से सिर्फ कुछ पलों की दूरी पर थी। लगातार 22 युद्ध जीतने वाला वो योद्धा मुगलों का नामो निशान भारत से हमेशा के लिए मिटाने ही वाला था। लेकिन फिर समय का पहिया रुक गया। नियति ने दुनिया का सबसे क्रूर और भयानक मजाक किया। हेमू के शरीर का एक एक इंच भारी लोहे के बख्तरबंद से ढका हुआ था। दुनिया की किसी तलवार की औकात नहीं थी कि उन्हें खरोंच भी दे सके। लेकिन सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी जगह खुली थी, उनकी आंखें। दूसरी तरफ मुगल तीरंदाज अपनी जान बचाने की आखिरी हताशा में बिना कोई निशाना लगाए हवा में अंधाधुंध तीरों की बारिश कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कौन सा तीर कहां जा रहा है। उसी भयानक शोर शराबे और उड़ती हुई धूल के गुब्बार के बीच हवा को चीरता हुआ मुगलों के खेमे से एक भटका हुआ अंधा तीर निकला। एक ऐसा तीर जिस पर किसी का निशाना नहीं था। वो तीर उड़ता हुआ सीधा हेमू के हाथी की तरफ आया और खचाक, वो तीर किसी अचूक बाण की तरह सीधा हेमू की दाहिनी आंख को चीरता हुआ उनके मस्तिष्क तक जा घुसा। एक झटके में पानीपत के मैदान की चीखें शांत हो गईं। एक भयानक सन्नाटा छा गया। जो इंसान 22 युद्धों में मौत की आंखों में आंखें डालकर जीतता आ रहा था, वो किस्मत के एक ऐसे अंधे तीर का शिकार हो गया जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। हेमू दर्द से तड़प उठे, लेकिन उस महायोद्धा का अदम्य साहस देखिए। उसने चीखने या हार मानने के बजाय अपने ही दोनों हाथों से उस तीर को पकड़ा और पूरी ताकत से खींचकर अपनी आंख से बाहर निकाल दिया। लेकिन तीर इतनी गहराई में था कि उसके साथ हेमू की आंख का पर्दा भी बाहर आ गया। खून इतना ज्यादा बह गया कि वो अजेय सम्राट अपने हाथी के हौदे पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखों की सेना में अचानक भयंकर हाहाकार मच गया। वो सेना जो कुछ पल पहले मुगलों को कुचलने वाली थी, अपनी ही जान बचाकर मैदान से भागने लगी। मुगलों को हारी हुई बाजी थाली में सजी हुई मिल गई। बेहोश और खून से लथपथ हेमू को मुगलों ने पकड़ लिया। क्रूर बैरम खान ने अपनी भारी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस महान सम्राट हेमू विक्रमादित्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका कटा हुआ सिर काबुल भेज दिया गया और धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया। उस दिन पानीपत के मैदान में हेमू सिर्फ अपना जीवन नहीं हारे थे, भारत ने अपनी नियति हार दी थी। अध्याय 6 1 इंच का फासला और भारत की नई नियति। आज जाते जाते बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या होता अगर वो अंधा तीर उस दिन हवा में न चला होता? क्या होता अगर हवा के एक झोंके से वो तीर महज 1 इंच खिसक जाता? निश्चित रूप से हेमू
वो युद्ध जीत जाते। मुगल सेना पानीपत के मैदान में हमेशा के लिए दफन हो जाती। अकबर महान का अध्याय इतिहास की किताबों में कभी छपता ही नहीं। दिल्ली के तख्त पर सम्राट हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में एक विशाल और शक्तिशाली स्वदेशी साम्राज्य स्थापित होता। हेमू सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक थे। उन्हें हथियारों, जासूसी और अर्थशास्त्र का गहरा ज्ञान था। अगर उन्हें 20 साल राज करने का मौका मिलता तो शायद भारत की सेना और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण यूरोप से बहुत पहले हो चुका होता। और जरा सोचिए, जब 17वीं सदी में अंग्रेज भारत में व्यापार करने आते तो उनका सामना कमजोर नवाबों से नहीं, बल्कि हेमू विक्रमादित्य के वंशजों के एक बेहद शक्तिशाली, संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत साम्राज्य से होता। शायद अंग्रेज कभी भारत को गुलाम बना ही नहीं पाते। सदियों की गुलामी का वो कलंक हमारे माथे पर कभी लगता ही नहीं। रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचने वाला वो इंसान अपने पसीने और अपने बेमिसाल दिमाग से किस्मत के आखिरी दरवाजे तक तो पहुंच गया। उसने मुगलों को उनकी असली जमीन दिखा दी, लेकिन वो नियति के उस क्रूर और अंधे खेल को नहीं हरा पाया। अगर आपको ये 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू द अमर योद्धा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते रहें और सीखते रहें।